जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सियासी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि केजरीवाल की राजनीति घातक है, वो बार बार पीएम का अपमान कर रहे हैं। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने भी हमलों की बौछार की थी। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, हर राज्य में उसकी सीटें कम हो रही हैं। दिल्ली की सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने साजिश रची, मुझे जेल भेजा, मेरा इस्तीफा नहीं देना तानाशाही के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल की ओर से यह भी कहा गया, प्रधानमंत्री जी ने एक बेहद खतरनाक मिशन चला रखा है और इस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं, जेल तो उनको जाना ही पड़ेगा। वो जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाइज्जत बरी हो गए हैं, जबकि उनके ऊपर बेहद गंभीर शराब घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। दोनों ही तरफ से एक दूसरे का दम निकालने की कोशिश की जा रही है, अपना अपना दम दिखाया जा रहा है। किसके दावे में ज्यादा दम दिखेगा, इसका फैसला तो दिल्ली की और देश की जनता को करना है। लेकिन आज पूरे दिन इस पूरे मामले में सियासत किस तरह से जारी रही, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। भले ही केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाने के बाद भी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन मोदी के पीएम पद को लेकर बयानबाजी जरूर कर रहे हैं। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पे भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में जेल से 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए केजरीवाल के बयान का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे वैसे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन दिल्ली के सीएम ने आज ही बता दिया कि नतीजा क्या होगा। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार नहीं बन रही। जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने को केजरीवाल ने जायज ठहराते हुए खूब आग उगला। जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता। दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं यहां मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो, उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, इसको समझ लेना। केजरीवाल ने बीजेपी की तरफ बयानों का तोप मोड़ा तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार की। अरविंद केजरीवाल कौन है? एक भ्रष्ट नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में पाए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जेल में है। ये पहली ऐसी सरकार है जो इतनी भ्रष्ट भी है और बेशर्म भी है।
संविधान बनाने वाले बाबा साहब ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा, जेल गया मुख्यमंत्री, जेल से सरकार चलाएगा। ये लोकतंत्र का कत्ल अगर किसी ने किया तो इन्होंने किया है। केजरीवाल ने भी आज पूरे जोश से दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें आप शामिल होगी और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएगी। मोदी सरकार नहीं बन रही है, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा, दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा। गुजरात से आया हुआ है अभी। दिल्ली के लोगों का एलजी होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा। इंडिया गठबंधन के साथ ही आम आदमी पार्टी केंद्र में सरकार बनाने का दावा ठोक रही है तो बीजेपी ने इस पर चुटकी लेते हुए तंज कसा। पास सीटों की तो आप ये समझ लीजिए, अगर ये कह रहे हैं कि 220 से 230 सीटें आएंगी तो दुगना तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस हिकारत के साथ, जिस नफरत के साथ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के बारे में बोलते हैं, अगर वो इतना बोल रहे हैं तो आप लोग अपने विवेक से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सीटें कितनी आ रही हैं। 2024 की सियासी लड़ाई की शुरुआत के लिए केजरीवाल आज सुबह हनुमान मंदिर गए। उनके साथ सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। दिल्ली के कैनॉट प्लेस के इस मंदिर में केजरीवाल ने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ के बाद बाहर निकलते ही समर्थकों का अभिवादन किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद विपक्ष को क्या फायदा मिलेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनाव बाकी है तो केजरीवाल को प्रचार करने का मौका जरूर मिलेगा। पंजाब में वो 20 दिन और हरियाणा दिल्ली में 13 दिन प्रचार कर सकते हैं। पंजाब की 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है, जबकि दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। हरियाणा की 10 में से 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया है, जहां 25 मई को वोट पड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल की रिहाई के बाद उनके प्रचार का आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन को कितना फायदा मिल पाता है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ पंकज जैन, आज तक। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। किसके आरोपों में ज्यादा दम दिखेगा, इसका फैसला तो दिल्ली और पंजाब की जनता को करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में अभी क्लीन चिट मिली नहीं है, दोबारा उनको जेल तो जाना ही पड़ेगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी बहस हम करने वाले हैं। दंगल में खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जफर साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अरविंद केजरीवाल ने एकदम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए 140 करोड़ लोगों का ही आशीर्वाद मांग लिया, ये कहते हुए कि 4 जून को बीजेपी 220 से 230 सीटों पर सिमट जाएगी। और 9 राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं कि यहां तो सीटें घट रही हैं। फिर क्या होगा बीजेपी का? जफर साहब, हकीकत यह है कि केजरीवाल जी पहले तो अभी जेल से बाहर आए हैं, सिर्फ अंतरिम जमानत मिली इनको। वापस इनकी जगह वही है, सलाखों के पीछे, जहां इनको वापस जाना है 2 जून को। दूसरी बात, जो ये हुंकार जो कर रहे हैं और जितनी जो गरजने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन में हर लोग जानता है कि ये एक करप्ट आदमी है, जिन्होंने करप्शन किया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कंधे पर अपनी राजनीति की जो रेटियां सेकी थी, आज वो रोटियां सारी जल चुकी हैं और सबके सामने जो इनका कच्चा चिट्टा आ गया है। इनको सिर्फ ये भी जो भी कहिए आप, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो अंतरिम जमानत दी, अपने आप में अनोखा है, इसलिए कि इससे पहले ना तो कोई प्रेसिडेंट है, ना इस तरह की कभी बात देखी गई है। लेकिन मैं समझता हूं कि आर्टिकल, लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का भी सोचना है कि आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है। लेकिन मैं उन पे टीका टिप्पणी पे नहीं जा रहा हूं। हाँ। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ इनके आने से ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी के 1 सीटों पर भी फर्क पड़ेगा। यहां पर हमने अगर
58 और 56 और 57% वोटों से जीते थे। इस बार हर सीटें 60, 70, 75% से हम जीतेंगे, ये हमारा सोचना है। राजेश गुप्ता जी, सीधे आपके पास आते हैं, मैं आ रही हूँ एक एक टिप्पणी सबसे ओपन दिमाग ले लेते हैं। 10 सेकंड, बोलिए 10 सेकंड, 10 सेकंड, बोलिए 10 सेकंड, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए 2012 में जब ये राजनीति में आए थे, उस वक्त इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के बारे में कई बातें कही थी कि उनको इनके जेल में डाल देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, इनको जेल में डाल देंगे। हकीकत हुआ कि किसी को कुछ इन्होंने कार्रवाई नहीं की, खुद करप्शन करने लगे और खुद जेल में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जेल में पहुंच गए, और आगे भी इनकी जगह वही है। 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट के जो बारे में कह रहे हैं, हाँ। ये आपको दिखेगा हमारी पार्टी और एनडीए 400 पार करके आएगी। राजेश गुप्ता जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए रिहाई आपके भी अभी कई नेता हैं जिनको कोर्ट की ओर से नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव प्रचार के लिए छोड़ा गया है, उनको जमानत दी गई है अंतरिम। तो ऐसे में इसको जीत के तौर पर बताना, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मतलब बाइज्जत बरी हो गई, ऐसा माहौल तो नहीं है ना राजेश गुप्ता जी? कैसे लोगों को आप समझाएंगे कि बीजेपी जानबूझकर आम आदमी पार्टी के और विपक्षी नेताओं को निशाने पर ले रही है? देखिए चित्रा जी, जफर भाई हमारे सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा से सांसद हैं, वो अगर लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बात करें, तो जनता उनको बताएगी कि ये जो खुशी है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता में नहीं है। इस देश में जो भी संविधान से प्यार करता है, जो भी इस देश को प्यार करता है, जिसको न्यायालय में यकीन है, उस सब के चेहरे पे एक मुस्कान है, एक खुशी है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। 2 साल में एक नया पैसा नहीं निकला, कोई सोना चांदी, कोई कागज मकान के कुछ निकलता, कुछ भी नहीं निकला। फिर भी केजरीवाल जी को इन्होंने उठा के बंद कर दिया, ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि ये जानते हैं कि 10 साल में कैसी पार्टी बन गई है जो इनको एक चैलेंज कर रही है। आज मोदी जी को भी पता है कि अरविंद केजरीवाल वो नेता है कि उनको बंद कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देते हैं, तो शायद मोदी जी को लग रहा था कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन भाई अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आपने देखो 4 बड़े नेताओं को बंद कर दिया, उसके बाद क्या आम आदमी पार्टी रुकी? हमने आंदोलन करा, हमने संघर्ष करा, और इस देश के संविधान को देखिए कितना महान है, जिसे बदलना चाहते हैं। 400 सीटें इसलिए तो कह रहे थे क्योंकि ये जानते हैं देश का संविधान इतना महान है, इस देश के लोगों की सोच इतनी ऊंची है कि वो ऐसी तानाशाही को पसंद नहीं करेगी, और अरविंद जी आज बाहर है, तो हम खुश हैं। रही बात 21-22, अभी जफर साहब ने कहा 2 जून को वापस चले जाएंगे, तो जफर साहब महाभारत की लड़ाई में 18 दिन ही काफी थे, यहाँ तो 21 दिन है। तो ये देख लीजिएगा, आप इस रिजल्ट को देखिएगा किस तरीके से जो भाजपा 400 पार कह रही थी, वो आज ठीक है 150 पार भी कर जाए तो मुश्किल लगती है। और एक दिन अरविंद केजरीवाल जब अपनी स्पीच देंगे, जब जनता के बीच में जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ एक सीट रोज भाजपा की कम। और अरविंद केजरीवाल की ओर से जफर साहब ये कहा भी गया है कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो मैं जो कामकाज करूंगा वो 37 घंटे के बराबर करूंगा, और पूरे देश भर में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करूंगा। तो मुश्किलें बढ़ेंगी जफर साहब आप लोगों के लिए? देखिए चित्रा जी, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी इतना तवज्जो दिया है केजरीवाल जी को, ना आगे तवज्जो देने वाली है। एक करप्ट आदमी जो अपने काले करतूतों की वजह से जेल के सलाखों के पीछे में है, और उसको अगर कोर्ट के जेनरस होने की वजह से थोड़ी सी राहत मिली है, इसलिए कि कैंपेन करे, उनको कोई मुख्यमंत्री के वजह से छुटकारा नहीं मिला है, ये कन्वेनर है पार्टी के, इसलिए उनको जो है इस बार कैंपेन करने के लिए जो थोड़ी सी मोहलत मिली है। लेकिन हकीकत है कि ये इनोसेंट प्रूव नहीं हुए हैं, कोई इनका इनोसेंस प्रूव नहीं हुआ अभी कोर्ट में, ये अभी भी उसी तरह से केस उनका चलेगा। ये अंतरिम जमानत है, ये उनको समझना चाहिए, कोई एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन और देश की जनता और प्रदेश की जनता सब समझती है कि करप्शन किया है। भाई अन्ना हजारे के कंधे पे बैठे थे ना, अन्ना हजारे से ही पूछ लीजिए, जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के लाया राजनीति में, आपने उनको पीछे से सलाखों से भून दिया उनको। आज उनकी बात सुन लीजिए तो लगेगा कि अरविंद केजरीवाल उस वक्त क्या बोलते थे और अरविंद केजरीवाल आज क्या है। ये आंखों में पट्टी बांध के थोड़ी लोग रह रहे हैं, आंखों में से पट्टियां खुल गई हैं, लोग देखने लगे कि ये आदमी सत्ता की लालच, सत्ता की भूख, और अभी जब मुख्यमंत्री अंदर चला गया तो भी रिजाइन नहीं दिया। कितनी भूख इसको सत्ता की, जनता ने देख लिया है। आज उनके सामने जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने रिजाइन किया। क्या उनको राहत नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या अगर आज मनोज सिसोदिया जी को नहीं मिलनी चाहिए तो मनोज सिसोदिया जी को तो भूल गए हैं। हाँ। इसलिए कि इनको अकेले राजनीति करनी है, और अकेले राजनीति करने के लिए ये सारा ढिंडोरा पीट रहे। भारतीय जनता पार्टी को ना तो इनकी चिंता है, ना तो देश को इसकी चिंता है।
चिंता तो इनको है कि लोग आज समझ गए हैं कि मेरे काले कारतूत दुनिया के सामने उजागर हो गए हैं और मेरा जितना भी जो मुखोटा पहन के थे अब मुखोटा खुल गया है। अब मैं बाकी लोगों को लेकर आती हूँ चर्चा में। रत्नाकर जी, आपके पास आते हुए अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने और इस तरह के भाषण देने से क्या इंडिया गठबंधन में नई जान आ जाएगी? रत्नाकर जी, मैं अभी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे सीधे सीधे वो कोर्ट को धमकाते लग रहे हैं। हेमंत सोरेन जी को जमानत क्यों नहीं मिली, मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिल रही है? और मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का मजाक उड़ाती है। जफर इस्लाम साहब बताएं, अंतरिम के साथ जमानत नहीं है क्या? वो बार बार ऐसा क्यों कहते हैं कि उनको बेल नहीं मिली? बेल नहीं मिली, उनको फिर जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा, फिर वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन कोर्ट ने स्पष्टतः कहा है कि देयर शुड बी वन होलिस्टिक एंड लिबरेशनल अप्रोच, उसके तहत उनको जमानत दी है। और ये किस बात का बोल रहे हैं कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है? आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधे सीधे स्पेसिफाई करता है that the court shall give any person equality before the law and the equal protection of the law within the territory of India। तो वायलेशन तो इन्होंने किया मूल अधिकारों का। एसआर बम्बई केस हो, केशवानंद भारती केस हो, सब में मूल अधिकारों के बारे में लिखा है। तो ये अब कोर्ट को समझाने लगे हैं कि कैसे उन्होंने किया। अभी इनका एक प्रश्न मैंने और सुना, इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं रहा है। तो जफर इस्लाम साहब, आप मुझे ये बताइए, कभी आप दिल्ली दूसरी बार गए हैं? प्रेसिडेंस तो तभी ना बनता है जब पहला केस होता है। तो आज से ये प्रेसिडेंस हो गया। कल जब कोर्ट ने इस बात का निर्णय दिया, ये प्रेसिडेंस हो गया। अब इसको लोग बोलेंगे आप क्यों इतना घबराए हुए हैं? आप कहते हैं कि आप कांग्रेस नहीं लड़ते, आप कहते हैं आप केजरीवाल से नहीं लड़ते हैं, और आपके दूसरे नंबर के आका जाकर के कहते हैं उड़ीसा में क्या कहते हैं, ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोदी हो गया है। कम से कम आप इस पे आए ना। आप जफर इस्लाम साहब इस बात को मानिए, आप डरे हुए हैं। हम आपकी मानसिकता अगर समझे तो हम ये समझेंगे, हाँ आप क्यों समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, उसे अंदर की जेल में जाना पड़ेगा? क्योंकि आपने पूरा इस देश को एक जेल बना दिया है। वो तो न्यायिक अभिरक्षा है ना, न्यायिक हिरासत। ठीक है, आपने इस देश को एक गैर कानूनी हिरासत में ले रखा है। हाँ। आपके लोग 10 सेकंड चित्रा जी, अभी जहां कोर्ट ने दिया, आपके प्रवक्ता, आपके लोग, आपके कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट पे भेड़ियों की तरह उछल गए हैं, काटने लगे हैं, क्योंकि आपके खिलाफ जजमेंट हो गया है। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल आएंगे, बाहर आएंगे, वो करेंगे। तो मान्यवर मेरी बात सुनिए, आपको बुरा लग सकता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कई बार हमको भी लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय होती है। जफर इस्लाम साहब अमित शाह, मोदी या योगी का चैम्बर नहीं होती। न्याय के ऊपर बैठ के बात करता है। विक्रमादित्य जिस सिंहासन पर बैठे थे ना पौराणिक काल में, आप बोलते हैं, उसी सिंहासन पर बैठ के न्याय की बात करता है। हमें भी बुरी लगती है। ठीक है, अब मैं विशाल मिश्रा जी सीधे आपके पास आते हुए, विशाल मिश्रा जी, मेरा सीधा से सवाल आपसे ये है, देखिए एक तरफ अरविंद केजरीवाल की ओर से वन नेशन वन लीडर का यहाँ पर नई बातें कही गई बीजेपी पर आरोप लगाते हुए, और रत्नाकर त्रिपाठी जी ने भी जो यहाँ पर आरोप लगाए हैं उस पर भी। लेकिन रत्नाकर जी, ये भेड़िए की तरह उछलना, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। लेकिन विशाल मिश्रा जी, क्या मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि बड़े जोशो खरोश के साथ अब बीजेपी को हरा देने का दावा कर रहे हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। जहां तक आपका प्रश्न है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, तो देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पूछिए क्यों? उसका उत्तर यह है कि आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी एक नए भारत, भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत, भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ उसके जितने भी सहयोगी दल हैं, मतलब कुल मिलाकर एनडीए नए भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का चुनाव लेकर 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाने की बात की जा रही है और विकसित भारत की बात की जा रही है। वहीं आप दूसरी तरफ देखिए चित्रा जी कि किस प्रकार से एक पूरा एक जमघट लगा हुआ है, जैसे हम मतलब एक मतलब अपने आप को बड़ा मतलब सुपीरियर माना जा रहा है कि अगर हम उस क्लब में शामिल हो गए कि जो जेल जाकर और जेल से आए हैं, उस प्रकार के राजनेता में अपने आप को शामिल हो गए। ये बात सही है कि अंतरिम जमानत मिली है चित्रा जी, लेकिन यह भी बात सही है कि अंतरिम है, अर्थात आपको 2 तारीख को दोबारा जाना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको जेल में भेजा नहीं था ना, भारतीय जनता पार्टी ने आपको छोड़ा है। वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत चीजें हो रही हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान, भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है चित्रा जी। मैं तो
आप तथ्य की बात करें तो मैं तथ्य गिना देता हूं। अगर दिल्ली की ही बात कर लें, हम लोग दिल्ली के मुद्दे पर अगर बात करें कि किस तरीके से दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दिल्ली की कनेक्टिविटी, दिल्ली का रैपिड रेल, दिल्ली का मेट्रो, दिल्ली का अमृत भारत स्टेशन योजना, दिल्ली का डेवलपमेंट ऑफ सिविक एमिनिटीज, दिल्ली का सिंबल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दिल्ली का बेनिफिट फ्रॉम बेटर कनेक्टिविटी, आप कहें तो मैं तमाम तथ्य लाइन से गिना दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दिल्ली में हुए हैं। तो ये जनता है, और चित्रा जी ये जनता है, जनता समझती है। जनता, आप जाएंगे प्रचार में, ठीक है जाएंगे, बिल्कुल प्रचार के लिए आपको जो है जमानत भी मिली है, लेकिन वो जनता ये भी जानती है कि किस बात के लिए जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, किस बात के लिए बताएंगे क्या कि शराब घोटाले के लिए जमानत ही तो मिली है कि कोई आपको कन्विक्शन हो गया कि नहीं आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसलिए ये कह देना कि नहीं हम बिल्कुल, जो वो एक गाना था ना हम लोग सुनते थे कि खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाये। अब जवाब सुन लेते हैं, 2 तारीख को दोबारा जाना है, पब्लिक है, जनता सब समझती है, और तब वहाँ पे जो है बताइए पब्लिक को कि किस कारण से गए थे, ये भी तो बताइए। राजेश जी, चित्रा जी, मैंने अभी जब अपनी बात की शुरुआत करी तो मैंने ये कहा था कि मैं एक विधायक हूं 2 बार का, जनता के बीच में रहता हूं। मैं अपने साथियों से ये प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा जनता में जाएं, पब्लिक से बात करें, आपको खुद पता लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि इतने दिन बाद चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो जफर साहब भी बहुत कुछ कह रहे थे, तो एक मैं उनको उर्दू का एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जिसको खुद भगवान बचाने के लिए बैठे हों, हजारों लोगों की दुआएं हों, उसका जफर साहब आप क्या बगाड़ोगे। और हमारे हिंदी में भी एक कहावत है और कहते हैं कि कसाई के कहने से पंडित की बचिया नहीं मरा करती। तो ऐसे आप सोचते रहो, इससे कुछ होना नहीं है। जनता में जाओ, जनता से बात करो, जनता के चेहरे पे जो मुस्कान है अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद में, लोगों का मानना है कि जिसने उनके लिए बिजली की व्यवस्था करी, जिसने पानी की व्यवस्था करी, जिसने गली बनाई, सड़क बनाई, हॉस्पिटल, शिक्षा, चिकित्सा पे बात करी, आप उनको बंद कर रहे हो। और सिर्फ इसलिए ना क्योंकि 10 सालों में आप दिल्ली में एक बार भी नहीं जीत पाए 15 सालों से। वैसे दिल्ली में तो 97 से हार रहे हैं, एमसीडी भी हार गए। अब ये साहब इतना कुछ कह रहे थे, इतनी योजना ये लेके आए, एमसीडी भी हार गए। दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। कितनी सीटें आ रही हैं जानते हैं भाजपा की? 3। ऑटो में बैठ के आते थे ये पहले, अब की बार थोड़े छोटे हाथी में आ रहे हैं क्योंकि 8 आ गए हैं। तो 3 और 8 सीटें, इतनी अहंकार मत करो मेरे भाई, अहंकार अच्छा नहीं है। जनता में जाओ, तानाशाही मत करो, चुनाव लड़ो। हमने 10 मोहल्ला क्लिनिक बनाए या 12 बनाओ, ये होता है तरीका। हमने 10 स्कूल बनाए या 12 बनाओ। जफर साहब इसका जवाब देंगे, ठीक नहीं है, हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा विस्तार दे देती हूँ इसको। अब राजेश जी मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन जफर साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं जवाब देने के लिए, बोलिए। देखिए चित्रा जी, 3-4 अहम बातें कहना चाहूंगा। पहली बात कि मैं कोई टीका टिप्पणी ऑनरेबल कोर्ट पे नहीं कर रहा हूं, हाँ। लेकिन ये भी जरूर कह रहा हूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बेल मिला तो वापस आने की डेट भी, तारीख पक्की है कि किस दिन सलाखों के पीछे वापस जाना है, ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरी बात जो बहुत अहम है कि ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इनको कोई किसी भी तरह की, एक मुख्यमंत्री होने के नाते कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, वो जो ड्यूटी है मुख्यमंत्री की वो परफॉर्म नहीं कर सकते सारी रिस्ट्रिक्शन से। कन्वेनर है पार्टी के, इसलिए इनको कैंपेन करने की इजाजत एज ए एक्सेप्शनल केस दिया जा रहा है, लेकिन ये किसी चीज से मुक्त नहीं हुए हैं। मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रहा हूं, जो इन्होंने काले कारतूत किए उससे कोई मुक्त नहीं, कोई उनका इनोसेंस प्रूव नहीं हुआ है। वो आज भी उसी तरह से उन पे कार्रवाई होगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ, इसको आप इतना एक्साइटमेंट मत कीजिए, इतना आप इसको सेलिब्रेशन मत कीजिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी। ठीक है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, केजरीवाल जी दिल्ली में ही अपना इम्पैक्ट नहीं रख पाएंगे तो देश की जब बातें करते हैं तो लोग हंसने लगते हैं। इसलिए कि देश में हर जगह इन्होंने जहां भी कोशिश की है वहां औंधे मुंह गिरे हैं और वहां कोई इनको रिसेप्टिवनेस नहीं मिला। और खास के अब जब सलाखों के पीछे से आए हैं और केस करप्शन के चार्ज से आए हैं, हाँ। तो लोग जिन पे भरोसा करते थे करप्शन नहीं करेंगे, इतने बड़े लेवल पे करप्शन किया है तो लोगों का विश्वासघात किया। और वहां प्रधानमंत्री को जो विश्वास लोगों ने दिया है और प्रधानमंत्री ने जो लोगों का दिल जीता है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब जरा इसको और विस्तार देते हुए, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप के दौर से बाहर निकलते हैं। अब कई और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर मैं आ जाती हूँ जफर साहब। लेकिन एक सच तो है कि विधानसभा के चुनाव जब आते हैं, एक बार 63 सीटें, एक बार 67 सीटें अरविंद केजरीवाल को मिली रही है। मतलब लगातार वो रिकॉर्ड बनाते हुए चले जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में। उनका ये भी कहना है, अब से थोड़ी देर पहले के जो संबोधन उनकी ओर से हुआ है, कि जनतंत्र को जेल में रखने की यह साजिश है
और एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ ये साजिश है और इसी वजह से मैंने सीएम पद से त्यागपत्र नहीं दिया, जनतंत्र को मैं जेल से ही चलाऊंगा। तो इस पर कैसे लोगों को भरोसा देंगे आप कि केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो गलत है? देखिए चित्रा जी, हकीकत तो यह है कि उनको सत्ता की भूख इससे अपने आप ही को एक्सपोज कर रहे हैं। जब उनके साथी, जितने भी साथी थे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ आए थे, वही लोग उनके साथ रह पाए जो करप्ट लोग थे। जो लोग करप्शन के खिलाफ लड़ने आए थे वो दूर हो गए, इसलिए कि करप्ट सिर्फ वहां पर रह गए और करप्ट के साथी जो मनीष सिसोदिया हो, इस तरह के लोग उनके साथ चिपक के रह गए। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जनता ने इस बात को समझा है। क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम में 30 लोग थे, क्या तीसों इनके साथ है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो करप्शन से लड़ना चाहते थे और इन्हें सत्ता की भूख थी। तो ये सत्ताखोर है, सत्ता के लिए आना चाहते थे, तो आज सलाखों के पीछे वो लोग खुले आसमान के सामने घूम रहे हैं और इनके बारे में बताते भी रहते हैं। हाँ। कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए जो है अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर रहे थे। इनके जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लोग थे वो दोनों जो है आज सलाखों के पीछे हैं। क्यों? ये सारे करप्शन करने वाले लोग थे। हाँ। और मैं आपको बता दूं एक और बात, हाँ। ये जब बात करते हैं 24 घंटे और 37 घंटे और दूसरी पार्टियों के बारे में बात करता है, हाँ। तो मुझे बताना पड़ेगा कि देखिए, जब लोकल इलेक्शन होता है और एमएलए का इलेक्शन होता है तो छोटी छोटी चीजों के बारे में बात होती है। जब देश की बात होती है तो जनता भी जानती है कि देश के बारे में, और ये इतिहास खंगाल के देख लीजिए, इनको 67 सीट मिलने के बाद भी सातों की सातों दिल्ली की सीट हमें मिली। राजेश गुप्ता जी, ये बात तो सच है ना कि विधानसभा में अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चुन रही है तो वही लोकसभा आते आते सर आप लोगों का ये हाल हो जाता है कि दिल्ली की 5 सीटों पर बीजेपी 50% से ज्यादा वोट शेयर लाती है और सातों की सातों सीटों पर क्लीन स्वीप कर ली जाती है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की वोट शेयर को हम जोड़ भी दें तो भी 2019 के आंकड़े से तो नहीं लगता है कि आप लोग बीजेपी के ऊपर लोकसभा के चुनाव में हावी हो जाएंगे। तो अगर विधानसभा में जनता आपको चुन रही है तो लोकसभा के लिए जफर इस्लाम की पार्टी को मैंडेट देती है। चित्रा जी, दरअसल हर चुनाव अलग होता है। देखिए 2014 का चुनाव जो था तो लोगों को लगा कि भाई इतना शोर मचा रहे हैं और एक बार मौका देके देख लेते हैं, मौका दे दिया। अगली बार में पुलवामा का था, भाई देश की सेना के नाम पे वोट मांगे गए, जबकि मांगने नहीं चाहिए, संविधान के अनुसार मांग लिए लोगों ने। लोग, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, भोले हैं, इनको वोट दे दिया और हम उनका सम्मान करते हैं। जिसको चुना, हम देश की जनता ने जो भी चुना हम उसका सम्मान करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है जो मजाक उड़ाए। ये जीत के आए, लेकिन इस 5 सालों में जो उन्होंने गदर मचाया है, शरद रेड्डी से पैसे लिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे ले रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, पहले अपनी फोटो दिखा रहे थे वो फोटो हटा ली। आप देखिए जिस तरीके गदर मचा रहे, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं आपके घर पे उठा के ले जाएंगे, देश की बात क्या करते हैं। और देखिए अरविंद केजरीवाल को क्या समझते हैं, कोई आडवाणी जी है हम, कोई मुरली मनोहर जोशी है, सुमित्रा महाजन है जिनकी राजनीति खत्म कर देंगे? नहीं, बीजेपी के नेताओं की बहुतों की राजनीति खत्म करी। ये अन्ना जी का बार बार नाम लेते हैं, आडवाणी जी का नाम नहीं लेते, जो पीएम इन वेटिंग रह गए। मोदी जी उनका नाम नहीं ले रहे, जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनको कहा कि राज धर्म निभाइए, वो धर्म तो नहीं निभाया। लेकिन ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी और अपनी बात कर रहा हूं, हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। हम शिक्षा की बात करेंगे, स्कूल की करेंगे। हम इनको कहते हैं जफर साहब आप भी स्कूल बनाइए। हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, आप हॉस्पिटल्स बनाइए। हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हमने दिल्ली में कैमरे लगाए, आप अपनी पुलिस को मुस्तैद कीजिए। आप वो नहीं करते, आप क्या करते हो? केजरीवाल को बंद कर दो। अरे यार, केजरीवाल को बंद करके क्या होगा? केजरीवाल एक नाम ही तो है, दूसरे आएंगे। मनीष सिसोदिया जी को आपने बंद करा, क्या पार्टी बंद हो गई? सत्येंद्र जैन जी से क्या पार्टी बंद हो गई? पार्टी चलेगी, ये एक विचार है, चलता रहेगा और आगे जाके ये देश के अंदर भी आगे बढ़ेगा। और ये लड़ाई सबकी है, ये लड़ाई डॉक्टर्स की है, ये पत्रकारों की है कि देश को सबको खुले रूप पे सवाल पूछने का अधिकार हो और चित्रा जी भी खुल के सवाल पूछ पाए और राजेश गुप्ता से पूछे, ये अधिकार होना चाहिए। अभी आप मुझे डरा रहे हैं क्या? विशाल मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल है। सवाल ये है कि देखिए, एक तरफ उनकी ओर से जो दावा किया जा रहा है कि एक एक करके विपक्षी नेताओं को लगातार सरकार टारगेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिनको टारगेट करती रही है अगर वो बीजेपी में हिस्सेदारी कर लेते हैं तो फिर उनके खिलाफ मामला खत्म हो जाता है। अब लोगों के बीच अगर इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने में विपक्षी दल कामयाब रहे तो फिर तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। विशाल मिश्रा जी, चित्रा जी, ये बताइए मुझे कि ये कौन सा ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनके ऊपर आरोप खत्म हो जाते हैं। मैं तो कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। लालू यादव जी के ऊपर जब मुकदमा हुआ, जयललिता जी पर हुआ, करुणानिधि पर हुआ, वो जो झारखंड केस वाला कांड था वो जब हुआ, वो जो है कलमाड़ी पर हुआ, ये तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कौन सा ये सब जब करप्शन के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के नाते जब चीजें हुई,
और इन पर बाकायदा जो है मुकदमे भी चले, तब क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलवा दिया था? चिट्टा जी, ये तो लगभग 30 साल से चल रहा है, चलाचली का दौर, आज का नहीं है। हाँ, लेकिन आज इसलिए दिख रहा है क्योंकि आज वर्तमान में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है के नेतृत्व में, वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। आप देखिए ना, मैं तो सिर्फ आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज आप देखिए इंडी गठबंधन जो बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कहते हैं, वो कहते हैं कि एक तरफ उनकी कार्रवाई है, भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब दूसरी तरफ कहते हैं ना 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 भ्रष्टाचार को बचाओ बचाओ। देखो ना, रामलीला मैदान में चित्रा जी जितने गठबंधन के लोग खड़े थे, आप हमें बताइए ना उनमें से कितने लोगों पर मुकदमा था और भ्रष्टाचार के चार्जेज हैं? कोई जमानत पर है, कोई कुछ पर है, कोई कुछ पर है। बताइए, उसी जो है वो कहा जाता था, यही केजरीवाल जी की सरकार के जो है वो केजरीवाल जी कहा करते थे, वो शीला दीक्षित जी की ये फाइलें हैं, सोनिया जी के ऊपर ये चार्जेज हैं। अब आज देखिए, तो आज इनका ये कहना है कि हम आपस में एक रहेंगे, चाहे हम में हो कितनी दरार, क्योंकि हमने अपने दरार पर लगा रखा है प्रधानमंत्री मोदी जी का इश्तेहार, चिपका रखा है। दरार दिखे तो बस। अब अगर हम पुराने बयानों को निकाल लें तो अरविंद केजरीवाल जी की ओर से शीला दीक्षित को लेकर जो बयान दिए जाते रहे, सोनिया गांधी को लेकर जिस तरह के बयान दिए जाते रहे, ये बात तो सच है कि अचानक से ही उनकी जुबान अगर बदल जाएगी और उसी तरह की जुबान बीजेपी के लिए इस्तेमाल करने लग जाएंगे अरविंद केजरीवाल, तो पलट कर सवाल पूछा जाएगा। ये कह रहा हूँ कि हम सभी लोगों ने चैनलों पर देखा है, मीडिया में देखा है कि किस प्रकार से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। टॉयलेट तक, बाथरूम तक के नोटों की गड्डियां निकली और उनको गिनने के लिए कितने मशीन लगाई गई हैं। अभी कुछ ही दिन पहले झारखंड में भी सेम केस निकला है। तो अब आप बताइए, इस तरीके का जब भ्रष्टाचार, प्रचंड भ्रष्टाचार जब दिख रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप क्यों मरते हैं, ईडी पर बार बार आरोप लगाते हैं, जबकि कितनी बार बातें सामने आ चुकी हैं कि जितने भी मामले ईडी कार्रवाई कर रही है उसमें महज 3% मामले केवल राजनीतिक पार्टी या राजनीति के लोगों से संबंधित है, बाकी अन्य लोगों से संबंधित है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है। तो देखिए चित्ता जी, बार बार नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि पिछले 10 सालों में कितने जो है करोड़ घरों में जल पहुंच गया, कितने करोड़ घर बन गए, कितने करोड़ जो है गांव में बिजली पहुंच गई, कितने परसेंट रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। बेरोजगारी बहुत चिल्लाते हैं ना, बेरोजगारी में कहता हूं मुद्दे पर बात करिए ना। अभी जो उसकी जो है ईपीएफओ का जो डाटा आया है और जो दिसंबर 2023 का डाटा है, फरवरी में रिलीज हुआ है, उस पर जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो क्या वो रोजगार नहीं पा रहे हैं? मतलब बिना रोजगार पाए हुए उस पर लगभग 15 लाख से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। अभी जो डाटा आया है उसमें इनको 2017-18 में बेरोजगारी का दर 5.3% था और अब 2023 में जो है घटकर वो 5.4% हो गया। वो इनको डाटा नहीं दिखता, लेकिन ना ये उन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे चित्रा जी, क्योंकि ये जानते हैं कि काम हुआ है और जब काम हुआ है तो काम दिखता है। आपने देखा ना इतने पूरे डिबेट में बार बार मैं आम आदमी पार्टी के माननीय विधायक जी से कहता हूं कि आप हमको दिल्ली में काम बताइए, चलिए छोड़िए, आप हमको दिल्ली में काम बताइए कि कनेक्टिविटी के मामले में आपने दिल्ली में कौन सा काम किया, आपने रैपिड रेल और मेट्रो के बारे में दिल्ली में कौन सा काम किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में दिल्ली में कौन सा काम किया, मुझे बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूं और मैं गिना देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दिल्ली भारतीय शैली में नए संसद भवन का निर्माण, प्रगति मैदान इंटरनेशनल एग्जीबिशन, भारत मंडपम, द्वारका शो, प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर टनल, इंडिया गेट पर कर्तव्य, राष्ट्रीय समर स्मारक, सेंट्रल विस्टा, आरएमएल अस्पताल में अटल बिहारी वाजपेयी और विज्ञान संस्थान का शुभारंभ, अमृत भारत स्टेशन के तहत 13 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प, दिल्ली नई दिल्ली एवं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास, गोविंदपुरी में 3000 झुग्गी वासियों को बहुमंजिला सोसाइटी फ्लैट, दिल्ली जेलरवाला बाग में 1700 बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण। मैं तो बता रहा हूं, दिल्ली के एमपी कुंडली मानेसर पलवल, दिल्ली के जेपी कुंडली गाजियाबाद पलवल, दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेस, दिल्ली का देश का पहला 14 लाइन का एक्सप्रेसवे, दिल्ली अक्षरधाम देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली कालिंदी कुंज से आगे की बहुत सारे कामकाज केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए करवाए हैं। अब दिल्ली सरकार ने क्या करवाया है वो भी जान लेते हैं। रत्नाकर जी, वो तो एक सांस में गिना दे रहे हैं कितने कामकाज मोदी सरकार ने गिनाए हैं। अब आप क्या गिनाना चाहेंगे, दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने? हाँ बोलिए। मैं बोलूं ना? हाँ बोलिए, राजेश जी बोलिए। हाँ चित्रा जी, देखिए ये है कि हमने ना अभी एक 2020 का इलेक्शन लड़ा और अरविंद केजरीवाल ने हर सभा में बस एक ही बात करी कि भाई दिल्ली वालों, अगर मैंने तुम्हारे लिए कोई काम करा है तो वोट दे देना, नहीं तो मत देना। तो ये इतनी लंबी बात इन्होंने अभी करने की कोशिश करी, तो ये एक लाइन बोल देना, मोदी जी इतनी बात मंगलसूत्र की करते, देश की करते, प्रदेश की करते, सीधे सीधे कह दे अगर मैंने तुम्हारे लिए काम करे मुझे वोट दे दो,
क्यों फिर दूसरे देश के क्यों फिर जात धर्म की बातें करते हो? अरे गंगवार गैली में तुम आके बैठ के चाइना बैठ गया, तुम उसकी बात तो नहीं अरे करते। इसीलिए तो और नए तुम कहते हो भारत के इसमें लिए सारी वोट चीजें मांगा गिनवाई। जा रहा है। एक जेलर वाला बाग भी बात बताई है, वजीरपुर विधानसभा में है। चित्रा जी, एक बीच में नहीं बोलता मैं किसी के, हाँ, सुनो विशाल जी, मैं बीच में नहीं बोलता, आराम से, मेरा आराम से। चाल चरित्र चेहरा बहुत अच्छा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। सुनो, जेलर वाला बाग में इन्होंने कहा बनाए, मेरी विधानसभा के अंदर है। चित्रा जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप कैमरा लेके आ जाओ और इन साहब को लेके आ जाओ। मैं इनको जेलर वाला बाग के फ्लैट दिखाना चाहता हूं। कल एक दीवार गिरी है, 2 लोग उसके अंदर दब गए हैं, एक भी फ्लैट की चाबी नहीं दे रहे हैं, लोग परेशान हैं, चाबी नहीं दे रहे लोग। राजेश जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसको तुरंत दुरुस्त करवा के मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। हाँ, कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत आ गई है, आपका जो फ्रेम है वो फ्रीज हो गया है। जफर साहब वो एक के बाद एक कई आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं मंगलसूत्र क्यों लेकर आए अगर इतना कामकाज करवाया गया है बीजेपी की ओर से? तो देखिए, हमने अपने काम के बारे में बार बार चर्चा की और हर काम के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। आपको एक दिल्ली के बारे में जो हमारे एक एनालिस्ट बैठे हैं, उन्होंने दिल्ली के काम के बारे में मिश्रा जी ने बताया। पूरे देश के काम के बारे में घंटों हम चर्चा कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था कैसे, जो एक चरमराती अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग अर्थव्यवस्था बनी और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और देश में जो विकास हुआ उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं रत्नाकर जी का जवाब दूंगा। रत्नाकर जी बार बार एक ही चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं और वो एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट है। भाई, जो पहले किसी चीज का प्रेसिडेंस नहीं था तो कहीं ना कहीं तो और भी लोगों को भी लगना चाहिए ना कि स्पेशल केस में इतना जेनरस कोर्ट क्यों हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोर्ट क्यों दिया, किस लिए दिया, लेकिन कोर्ट जेनरस हुआ ऐसा लोगों को। और मैं नहीं कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अगर आप नहीं तो आज के न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 का वायोलेशन दिखता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते हमारी सीमा है कि क्या बोल सकता हूं क्या नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की कोई सीमा नहीं है। और वो एक आम नागरिक के हैसियत, एक मिनट, एक आम नागरिक की हैसियत से वो जो कहना चाहते कह रहे, और उनकी अगर ऐसी भावना है तो उसके बारे में आप चिंता नहीं करेंगे। अब मैं तो सिर्फ इस बात को उठाया कि लोग कह रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन जी को क्यों नहीं मिली, वो भी तो मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी तो इलेक्शन लड़ना था, वहां भी प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, क्यों नहीं उनको मिल रहा है? तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आखिर भेदभाव, और ये भेदभाव है तो आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं वायलेशन ये लोग कह रहे हैं। मैं अपनी मर्यादा की वजह से, एक पार्टी के प्रवक्ता होने की वजह से, एक डिसिप्लिन सोल्जर की वजह से मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कोट तो कर सकता हूं। अगर आप जैसे रत्नाकर जी अभी कह रहे हैं मैं इनको कोट करके जवाब दे रहा हूं, ऐसा अगर बाहर में लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं तो उनको भी कोट करके मैं बोल सकता हूं। हकीकत यह है चित्रा जी कि आज ना तो इनके पास काम बताने के लिए है, ना कुछ दिखाने के लिए है। ये तो सिर्फ जो लफाजी इन्होंने किया है, अब ये आगे आने वाले दिनों में इनको महंगा पड़ेगा। एक सीट छोड़िए, एक ये जो कह रहे हैं हर दिन में एक सीट होगा, यहाँ दिल्ली के एक सीट में भी जरा सा भी इनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे केजरीवाल जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे कहीं और हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको विस्तार दीजिए। देखिए, एक तरफ शराब घोटाले का मामला है जिसको लेकर कोर्ट में कार्रवाई जारी है, लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी तरफ आऊं, व्यवहारिक राजनीति की बात की जाए, राजेश जी, आप लोगों के बीच जाकर कैसे समझाएगा लोगों को? अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, दिल्ली के बीजेपी में आ गए और वापस आते समय उन्होंने बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस के कई नेता छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। आप लोगों का जो अभ्युदय है देश की राजनीति में, वो कांग्रेस के खिलाफ हुआ था। अब दिल्ली की जनता के बीच जाकर क्या समझाएगा कि जिस कांग्रेस पर आप लोगों ने एक वक्त पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगाए थे, आपको लग रहा है कि दिल्ली की जनता इतनी जल्दी भूल जाएगी उन बातों को? राजेश जी, और अरविंदर सिंह लवली जैसे नेता उसको और ज्यादा गिना रहे हैं लोगों के बीच में। चित्रा जी, यशवंत सिन्हा भी बहुत कुछ कहते हैं, जसवंत सिन्हा बहुत कुछ कहते हैं, गौतम गंभीर जी बीच में छोड़ के जिक्र लिए कि मुझे और चुनाव नहीं लड़ना। ऐसे हजारों नेता हैं। जब नेता जाते हैं तो उनकी अपनी अपनी वजह बताई जाती है। पब्लिक बहुत समझदार है कि पता नहीं क्यों जा रही है। लेकिन मेरा ये कहना, देखिए, आप टीवी डिबेट में मुझसे जरूर पूछेंगे और मुझसे बार बार पूछती हैं कि हम न्यायालय पे यकीन नहीं करते। अब आप देख लो, जफर साहब बार बार कह रहे मैं नहीं कह रहा। अरे कह दो, इतना डर क्यों रहे हो? बोलो ना, आप कहो ना। हमने तो कभी नहीं कहा। मैं बार बार कहता रहा मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, मेरी पार्टी करती है, चाहे मेरे पक्ष में फैसला आए या ना आए। जफर साहब, इतनी तकलीफ, इतनी नफरत इस देश के संविधान से आप लोगों को क्यों है यार?
अगर देश के कोर्ट के आप कोर्ट पे क्यों नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं करते? आप उनके विवेक पे सवाल उठा रहे हो। आप भूल के 4 जज आके बाहर बैठ गए थे, वो टाइम याद है जफर साहब आपको? आज आप कह रहे एक मिनट जफर साहब, जफर साहब बात सुन लीजिए, राजेश जी की बात सुनिए। जफर साहब बोल रहे, जफर साहब एक बार, जफर साहब आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, हो सकता है कोई इसमें हो सकता है कोई आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हो, लेकिन 4 सुप्रीम कोर्ट के जज आके बैठ गए थे कि देश के अंदर हर चीज में हस्तक्षेप किया जा रहा है। भूल गए आप उस बात को? कौन आप इस देश की संवैधानिक संस्थाएं क्या क्या कह रही है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था ईडी के बारे में कि मिश्रा जी ही डायरेक्टर रहेंगे। आप 2 बार एक्सटेंशन दे चुके, आपको फिर देना पड़ रहा है। आप भूल गए इस बात को? देश की जनता भूल जाएगी आपने अजीत पवार को क्या कहा था, एनसीपी को क्या कहा था, नेचुरल करप्ट पार्टी, देश की जनता भूल जाएगी। एक लाइन में जफर साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, ठीक है, विधानसभा के अंदर एक लाइन में, ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, ठीक है, एक लाइन में। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट मैं नहीं, लोग हैं। और जो आज के न्यूज़पेपर और आज के बहुत सारे, जो आप जरा डिजिटल मीडिया को देखिए तो कितने सारे ऐसे लोगों के बयान आए हुए हैं। मैं तो उनको कोट करके कह रहा था, हाँ ये बात जरूर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, हम उसको बाध्य है उसको मानने के लिए और उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन अगर जब चर्चा हो रही है तो चर्चा में हर तरह की चर्चा जो है, जो देश में चल रही है, उसको जानना और उसको यहाँ पर प्रमुखता से रखना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जरा आप बताइए क्या जवाब देंगे आप उसी कांग्रेस पार्टी को जिससे आप इतनी नफरत करते थे, आज उनके वोट के लिए उनके साथ सत्ता की लालच में उनके साथ हो गए। ये आपको नहीं, देश प्रदेश की जनता और यहाँ पर दिल्ली की जनता नहीं देख रही है कि आपने किसके सहारे आए थे? इनके गाली देते हुए इनके गाली देते हुए तो आप आए थे। इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दिल्ली से लेकर देश तक ये चर्चा लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो दम दिखाया जा रहा है, क्या चुनावों में भी वो दम दिखेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें वो बाजी मार ले जाएगी? दोनों ही तरफ से यहाँ पर रस्साकशी लगातार जारी है, लेकिन आज तक हर एक जानकारी, हर एक खबर, हर एक पक्ष आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।